Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। तो इंडियन एविडेंस की चलती हुई सीरीज में आज हम बात करेंगे एडमिशंस के बारे में, यानी कि स्वीकृतियों के बारे में जानेंगे कि स्वीकृतियां किस तरीके से यहाँ एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में दी गई हैं। तो ये जो स्वीकृतियां ये आपको सेक्शन 17 से 23 तक पढ़ने को मिलेंगी, 17 से 23 तक। उसके बाद भी हालांकि इसके बारे में कन्फेशन के बारे में आता है, वो एक अलग चैप्टर में बतलाऊंगा, एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर जो हम आज पढ़ेंगे वो 17 से 23 और साथ ही सेक्शन 31 में एडमिशंस के बारे में बतलाया गया है कि किस किस तरीके से एडमिशन दिया जा सकता है, कौन कौन लोग एडमिशन दे सकते हैं, स्वीकृतियां दे सकते हैं। तो उन्हीं के सारे प्रोविजंस को यहाँ पर समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर में एविडेंस एक्ट में के पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन में लिंक दिए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए एविडेंस एक्ट में आज समझते हैं स्वीकृतियों के बारे में, यानी कि एडमिशंस, किस तरीके से यहाँ पर एडमिशंस दिया गया है, क्या क्या मोड्स, काइंड्स और कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर एडमिशन दे सकता है। तो सारी चीजें यहाँ सेक्शन 17 से 23 तक मैंने आपको पहले भी बतलाई दी गई है, और साथ में सेक्शन 31 यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। हालांकि यही एडमिशन सेक्शन 24 और 25 में कन्फेशन के तौर पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसके बारे में मैंने पहले भी बतलाया, अलग से एक क्वेश्चन बनता है कन्फेशन का। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे एडमिशंस के बारे में, यानी कि स्वीकृतियों के बारे में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्वीकृतियों के कितने मोड होते हैं, यानी कि कितने प्रकार की स्वीकृतियां, कितने प्रकार से स्वीकृतियों को लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन आपको दिख रहा होगा। मोड ऑफ एडमिशन का मतलब है कि कितने तरीके से स्वीकृतियां दी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ओरल, यानी कि मौखिक तरीके से आप कोई भी स्वीकृति दे सकते हैं। दूसरा होता है रिटन, जहां पर लिखित तरीके से स्वीकृति दी जा सकती है। और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्री, यानी कि दस्तावेजी। अब दस्तावेजी में आप इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक भी आ सकती है, फिर वो दस्तावेज की फॉर्म में किसी भी पत्र, लेटर या किसी और फॉर्म में यहाँ पर दस्तावेज के रूप में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्वीकृति होती है ये 3 तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है, मौखिक, लिखित और दस्तावेजी। अब बात करते हैं बेसिकली स्वीकृति होती क्या है, एडमिशन होता क्या है। देखिए एडमिशन होता है जब भी दो व्यक्तियों के बीच वाद आता है, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं। यानी कि अगर अगेंस्ट पार्टी ने कोई भी फैक्ट सामने रखा तो दूसरी पार्टी या तो मौखिक तौर पर उस पर कुछ भी बोलती नहीं है, यानी कि मान लिया जाता है अगर वो कुछ नहीं बोल रही है तो अपने आप में वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। जैसे आप समझिएगा कि ए ने बी से कहा कि आपने मेरे से 1000 रुपए उधार लिए, जबकि वहां सी प्रेजेंट था। और जैसे ही वो जानने लगे तो सी ने उससे बी से कहा कि आपने एक से 1000 रुपए उधार क्यों लिए, और बी जो है इन दोनों ही बातों पर मौन रह जाता है, यानी कि साइलेंट रह जाता है। तो ये एक कंडीशन बन जाती है, एक फैक्ट बन जाता है, अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट लगता है कि जो बी ने है वो ए से कहीं ना कहीं वो पैसा उधार लिया है, इसीलिए वो साइलेंट है, ए के कहने पर भी और सी के कहने पर भी। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो एक तरीके से अपने आप में कंडक्ट को तय करती है। वो भी आगे बतलाऊंगा किस तरीके से कंडक्ट आता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम आपको बतलाने की कोशिश ये कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर एडमिशंस को दर्शाया जाता है, यानी कि जहां पर किसी की अन्य पार्टी के द्वारा एक कुछ फैक्ट्स को एडमिट कर लिया जाता है, तो वो फैक्ट्स ये कहलाते हैं कि एडमिट कर लिए गए, यानी कि उनका एडमिशन हो गया है। यानी कि दोनों ही जो पार्टीज हैं उस फैक्ट को लेकर अपने आप में एग्री हो जाती है। और ऐसे फैक्ट्स हो सकता है मौखिक तौर पर एडमिट किए गए हों, लिखित तौर पर एडमिट किए गए हों, या फिर दस्तावेजी तौर पर एडमिट किए गए हों। ठीक, अब आता है काइंड्स ऑफ एडमिशन। काइंड्स ऑफ एडमिशन यानी कि एडमिशन कितने प्रकार का होता है, ये तो था कितने तरीके से होता है, और ये है कितने प्रकार का होता है। तो जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कई बुक्स में आपको या कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बतला रहा हूँ कि काइंड्स ऑफ एडमिशंस कितने प्रकार का होता है। तो फॉर्मल, डायरेक्ट और जुडिशियल एडमिशन, यानी कि औपचारिक, प्रत्यक्ष या न्यायिक
जो एडमिशन होता है, न्यायिक स्वीकृति है जो न्यायालय में की जाती है, तो उन कंडीशंस में यहाँ पर ये ऐसी जो एडमिशंस होते हैं उन्हें फॉर्मल एडमिशंस बोला जाता है। ठीक, जो न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जो फैक्ट्स एडमिट कर लिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा तरीका आता है बाय द कंडक्ट, यानी कि आचरण के द्वारा स्वीकृति। आचरण के द्वारा स्वीकृति का मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बतलाया ही है कि ए ने बी को कहा कि तुमने मेरे से 1000 रुपए उधार लिए थे तो तुम उसे कब लौटाओगे। अब वहीं सी प्रेजेंट था बी के साथ, तो सी ने बी से कहा कि भैया ए के पैसे जो है वो आप जल्दी से जल्दी लौटा दें अगर आपने ले रखे हैं। तो दोनों ही बातों पर बी चुप हो जाता है। तो डेफिनेट सी बात है कि बी के कंडक्ट से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसने ए से पैसे लिए हैं। तो ये हो जाता है बाय द कंडक्ट एडमिशन, यानी कि जब कंडक्ट के द्वारा एडमिशन कर लिया जाता है, आचरण के द्वारा, भले ही वो साइलेंट हो लेकिन वो आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाली पार्टी ने उस फैक्ट को एडमिट कर लिया है। एडमिट करने का मतलब स्वीकृति उस पर दे दी है कहीं ना कहीं। ठीक, उसके बाद होता है ऑफ लॉ, विधि की स्वीकृति। अब विधि की स्वीकृति क्या होती है? ये एक ऐसी स्वीकृति होती है जो कहीं ना कहीं विधि के द्वारा दी जाती है। विधि के द्वारा से मतलब है कि जब कोई भी पार्टी अपने किसी एजेंट के द्वारा या फिर अपने वकील के द्वारा, यानी कि पक्षकार जब अपने वकील के द्वारा विधि के बिंदुओं पर कोई स्वीकृति देता है, यानी कि लॉ के पॉइंट्स पे कोई स्वीकृति देता है, तो यहाँ पर ऐसी स्वीकृति को एडमिशन ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक, तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी। काइंड्स ऑफ एडमिशन 3 तरीके से, फॉर्मल, बाय द कंडक्ट और बाय लॉ। ठीक, अब बात आता है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एडमिशंस, यानी कि वैध स्वीकृति के क्या क्या लक्षण वहां पर होते हैं। वैध स्वीकृति के लिए कौन कौन सी चीजें अनिवार्य है, तो वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। तीन चार चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब भी कोई वैलिड एडमिशन देखने को मिलता है। यानी कि पार्टी जब भी कोई वैलिड एडमिशन करती है, चाहे वो कोर्ट्स में करे या बाय द कंडक्ट करे या लॉ के द्वारा करे, तो वहां पर तीन चार इसेंशियल्स जरूरी होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। स्वीकृति स्पष्ट तथा अंतिम होनी चाहिए, यानी कि जो एडमिशन है, एडमिशन शुड बी क्लियर एंड फाइनल, यानी कि क्लियर तरीके से, ऑब्वियस तरीके से वो वहां पर होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए, उसमें कोई भी कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है संदेह या अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको बतलाया अभी कि एडमिशन शुड नॉट कंटेन एनी डाउट और इनकंसिस्टेंसी, यानी कि वहां पर कोई भी कंसिस्टेंसी या डाउट उस समय उसके अंतर्गत, उस फैक्ट को एडमिट करते हुए एडमिशन के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद आता है लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आप ऐसे जो एडमिशन है वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि दस्तावेजी फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आता है स्वीकृति तभी सुसंगत होगी जबकि यह सेक्शन 18 से 20 तक में वर्णित व्यक्तियों द्वारा की गई है। अब इसका क्या मतलब आ जाता है? देखिए, इसका मतलब क्या आता है, हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसे भी ध्यान रखना जरूरी है। जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जरूर ध्यान रखिएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों की सुसंगतता। ऐसे तथ्य जो सुसंगत हैं, जो एविडेंस एक्ट में सुसंगत माने जा सकते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ सेक्शन 17 से 23 और 31 में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसे तथ्य जो एडमिशन, जिनका एडमिशन किया गया है और वो रेलेवेंट बना लिए गए हैं, यानी कि बन जाते हैं सेक्शन 17 से 23 के अंतर्गत। तो ये भी यहाँ पर इसेंशियल्स यही कहता है कि स्वीकृति तभी सुसंगत होंगी। अब ये कंडीशन लगा देता है कि ये सारी चीजें तो हमने वहां पर देख ली है एडमिशन के अंतर्गत, अगर अदर पार्टी, सामने वाली पार्टी ये सब एडमिशन करती है तो, लेकिन उसके साथ साथ वो एडमिशन सुसंगत कब होगा, यानी कि रेलेवेंट कब होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर कंडीशन बता दी गई है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये कहती है कि जब ये सेक्शन 18 से 20 तक में वर्णित व्यक्तियों द्वारा की गई हो, यानी कि अब ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर उन व्यक्तियों के बारे में बतलाया गया है, सेक्शन 18 से 20 तक में उन व्यक्तियों की लिस्ट दे दी गई है जो इस तरीके का एडमिशन कर सकते हैं, यानी कि ये एडमिशन तभी रेलेवेंट माना जाएगा, तभी रेलेवेंट फैक्ट के अंतर्गत आ सकता है जबकि ऐसे व्यक्ति
वहां पर मौजूद हो जो सेक्शन 18 से 20 तक में डिफाइन किए गए हैं। यानी कि 18 से 20 तक के बाहर अगर कोई व्यक्ति है और वो इस तरीके का एडमिशन करता है तो वो डेफिनेटली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि जब भी किसी भी स्वीकृति को यानी कि एडमिशन को या किसी फैक्ट को जब हम एडमिट करते हैं, एडमिशन करते हैं उसका, तो वो रेलेवेंट तब घोषित हो सकता है जब ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो जो सेक्शन 18 से 20 तक में डिफाइन कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो सेक्शन 18 से 20 तक में डिफाइन किए गए हैं और जो यहाँ पर एडमिशन करते हुए सुसंगत माने जा सकते हैं। तो उनके बारे में समझते हैं। तो बात है स्वीकृति कौन कर सकता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो एडमिशन कर सकते हैं कौन कौन से होंगे। तो मैंने आपको बताया ऐसी कंडीशन 18 से 20 तक में दी गई है। तो 18 से 20 तक में उन लोगों के बारे में बतलाया गया है जो कि एडमिशन कर सकते हैं। तो अगर बात करूं सेक्शन 18 की, तो सेक्शन 18 में बतला दिया गया है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट दी गई है जो यहाँ पर एडमिशन करने के लिए लायबल होते हैं। यानी कि वहां पर बतलाया गया कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। पहला, वाद या कार्यवाही के पक्षकार, यानी कि जो अपने आप में उस केस से रिलेटेड पार्टीज हैं वो यहाँ पर एडमिशन कर सकती है। दूसरा, पक्षकार के एजेंट के द्वारा, यानी कि अगर कोई वहां पर अभिकर्ता है जो पक्षकार की तरफ से आता है तो वो वहां पर एडमिशन कर सकता है। उसके बाद आता है प्रतिनिधिक हैसियत, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखने वाले व्यक्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कैरेक्टर है कि वो अपने आप में प्रतिनिधिक हैसियत रखता है उस चीज में, उस केस में, या उन फैक्ट्स से रिलेटेड प्रतिनिधिक हैसियत रखता है, तो उस कंडीशन में उसका जो फैक्ट्स होगा, जो वो बातें बतलाएगा, जो वो तथ्य बतलाता है, तो वो भी एडमिशन के अंतर्गत लिया जा सकता है। एडमिशन के अंतर्गत लेते हुए रेलेवेंट फैक्ट्स में लाया जा सकता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत प्रूव किया जा सकता है। उसके साथ साथ आता है धनीय या संपत्तिक इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति, हित रखने वाला व्यक्ति, सॉरी हित छूट गया है, यानी मॉनिटरी इंटरेस्ट रखने वाला, जिसका उस केस से या उस फैक्ट से रिलेटेड वहां पर कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट हो, यानी कि मॉनिटरी वैल्यूज में वो अपना हित रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। उस केस से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं, यानी कि स्वीकृति कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऐसे व्यक्ति जिनसे पक्षकारों ने हित प्राप्त किया हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनसे उस केस से रिलेटेड पार्टीज ने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट प्राप्त किया हो, यानी कि हित प्राप्त किया हो। ठीक है, तो उस केस में मान लीजिए जैसे एक बाप को एक बेटे को अपने बाप से कोई जमीन मिली है, तो वहां पर डेफिनेट सी बात है कि पक्षकारों ने हित प्राप्त किया हो, बेटे ने पिता से वो जमीन प्राप्त की, तो जो पिता की जो गवाही है या पिता के जो किए गए कथन है वो अपने आप में एडमिशन के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर हु कैन मेक एडमिशंस के अंतर्गत बतलाया गया सेक्शन 18 में कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो एडमिशन कर सकते हैं और जिनके एडमिशन को या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कुछ और कंडीशंस भी देखते हैं। एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने पक्ष में एडमिशन कर सकता है, यानी कि मान लीजिए अगर मैं कोई बात ये कहता हूं कि और अपने ही फेवर में कह लेता हूं, क्या वो चीज एडमिशन में आ जाती है, स्वीकृति में आ जाती है? नहीं, जनरल तौर पर ऐसा नहीं होता। यानी कि अपने पक्ष में की गई कोई भी स्वीकृति रेलेवेंट फैक्ट्स के अंतर्गत नहीं आती है जनरल तौर पर, लेकिन कुछ कंडीशन सेक्शन 21 में दी गई है जहां पर व्यक्ति अपने पक्ष में अगर कोई फैक्ट देता है तो वहां पर वो स्वीकृति के अंतर्गत आ सकती है। कैसे स्वीकृति के अंतर्गत? रेलेवेंट फैक्ट के अंतर्गत आ सकती है। जैसे हम आने वाले समय में पढ़ेंगे सेक्शन 32 के अंतर्गत आने वाले कथन, जहां पर मृत्यु के समय कोई व्यक्ति ऐसा कथन कह देता है और अपने ही पक्ष में कह देता है, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में वो कथन जो है, वो तथ्य जो है, वो अपने आप में यहाँ एडमिशन के अंतर्गत आते हुए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत लाया जा सकता है। सेक्शन 21 इसके बारे में प्रावधान भी करता है। ठीक, तो कई बार जनरल तौर पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में सेक्शन 21 बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पक्ष में भी एडमिशन कर सकता है, स्वीकृति कर सकता है, वो रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर ली जा सकती है। ठीक, उसके बाद आता है कि सिविल मामलों में स्वीकृति की सुसंगतता। सेक्शन 21 बताता है कि जो सिविल मामले होते हैं उनमें किस तरीके की स्वीकृति की, एडमिशन की सुसंगतता
सिविल मामलों के अंतर्गत सेक्शन 23 में रखी जा सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एडमिशन किस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जो एडमिशन होता है वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स में आता है, यानी कि स्वीकृतियां दोनों ही प्रोसीडिंग्स में आती हैं, सिविल और चाहे वो क्रिमिनल हो। लेकिन यहाँ पर ये स्वीकृतियां दो तरीके से होती हैं, जैसे न्यायिक स्वीकृति या न्यायिकेतर स्वीकृति। न्यायिक स्वीकृतियां मतलब जुडिशियल एडमिशन, जो न्यायालय के अंतर्गत दिया गया हो, यानी कि इन कोर्ट, विद इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर हुआ हो। ठीक, ऐसी स्वीकृतियों को वहां पर जुडिशियल एडमिशन बोला जाता है। और एक होती है न्यायिकेतर स्वीकृति, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, जो न्यायालय के बाहर दी जाती हैं। ठीक, यानी कि न्यायालय की परिधि से बाहर जो स्वीकृतियां दी जाती हैं, एडमिशन किए जाते हैं, उन्हें यह न्यायिकेतर स्वीकृतियां बोलते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको बतलाया इससे पहले काइंड्स ऑफ एडमिशंस के बारे में, तो 3 तरीके की वहां पर स्वीकृतियां देखने को मिलती हैं। ये जनरल तौर पर बांटा जाता है। जनरल तौर पर देखने को मिलता है कि जुडिशियल एडमिशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। इस तरह हमने समझा इसमें कि एडमिशंस के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, कहां से कहां तक ये एविडेंस एक्ट में दिया गया है, किस तरीके के काइंड्स ऑफ एडमिशन हमें देखने को मिलते हैं, और इसेंशियल्स ऑफ एडमिशंस क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही हु कैन मेक एडमिशंस, यानी कि कौन कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में करके जरूर बतला सकते हैं। आने वाले समय में हम लाइव सेशन के थ्रू भी आप लोगों से जुड़ेंगे, तो उसके थ्रू भी आपके कुछ डिस्कशन, जो टॉपिक पर डिस्कशन करने हैं, उन्हें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट लिंक पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।